हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैट्रिक वालों के लिए साइंस विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को। इस मॉडल सेट में हम लोग सभी चैप्टर के जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैं दोस्तों, हर एक चैप्टर से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप भी मैट्रिक के छात्र हैं दोस्तों और बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं दोस्तों, आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग इसको पीडीएफ या फिर मोबाइल ऐप पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑनलाइन, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप लोग को मिल जाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों starkstudy.com। ठीक है, तो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो जल, कांच, प्लास्टिक, ये तीन जो है ये लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेंस बनाने के लिए। लेकिन मिट्टी का जो प्रयोग नहीं किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों क्लास 10th में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में। तो एक का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। अगर आप भी दोस्तों बिहार बोर्ड से एग्जाम देना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए चैनल। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। क्या है दोस्तों, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण। ठीक है, तो याद रखिएगा दो का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है दोस्तों। बोला जा रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होता है वो कितना होता है। तो किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक का मान होता है ना, वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है। जानते होंगे दोस्तों, अपवर्तनांक का सूत्र ही होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 का ए। 4 नंबर है दोस्तों, और ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी है, जिसको स्नेल का लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। 4 नंबर है कि समान समान दृष्टि के लिए वयस्क के लिए क्या है दोस्तों, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो जानते होंगे दोस्तों, मानव के लिए जो न्यूनतम दूरी है सुस्पष्ट देखने का, वह है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा 4 का सी, 25 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। बोला जाए कि दूर दृष्टि क्या है दोस्तों, दूर दृष्टि, निकट नहीं है, दूर है, लॉन्ग शॉर्ट यहाँ पे। तो दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो जानते होंगे दोस्तों, दृष्टि दोष में होता क्या है, उल्टा होता है। अगर दूर दृष्टि है तो यहाँ पे दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट की वस्तु दिखाई देगा। तो यहाँ पे दूर है तो इसका मतलब दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो जानते होंगे दोस्तों, जैसे हम लोग एक प्रिज्म रहता है, उसमें हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, वो तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। भी विजोर, तो भी ऊपर में, आर ऊपर में, मतलब भी नीचे में, आर ऊपर में, भी विजोर इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। झुकाव, देखिए दोस्तों, झुकाव सबसे ज़्यादा किसका है, बैगनी का है, वायलेट का। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 6 का डी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो रेड का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा झुकाव है, अधिक बोला जा रहा है, तो ये भी वायलेट हो जाएगा, बैंगनी। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का डी। चलिए 7 नंबर देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। क्या क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है दोस्तों। तो ये होता है आपका कुंडली में। ठीक है, एम्पियर में भी प्लस माइनस होता है, वोल्टमीटर में, विद्युत शैली में भी धन और त्वरण का चिन्ह होता है, लेकिन कुंडली में दोस्तों ये नहीं होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का सी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर। बोला जा रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे श्रेणी क्रम बोला जा रहा है, तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस, मतलब जुट जाएगा दोनों, तो 10 ओम प्लस 20 ओम कितना हो जाएगा, 30 ओम टोटल हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ये 8 का सही उत्तर आपका किस ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपका पैरेलल में रहता मतलब समांतर क्रम में, तो 1/10 और 1/20 का निकालते हैं हम लोग, तो उसका 2/3 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का सी। 9 नंबर है दोस्तों। बोला जा रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है।
तो वर्क डन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार्य निकालने के लिए वोल्ट दिया हुआ विभवांतर और आपका आवेश दिया गया है। तो W बराबर क्या होता है दोस्तों, क्यू भी, ठीक है। तो क्यू यहाँ पे कूलम कितना है 2 और भी कितना है 10, तो यहाँ पे सॉरी 12 है ना, तो 12 दूना 24 यहाँ पे जूल हो जाएगा। तो उससे उत्तर यहाँ पे 9 का बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है दोस्तों, अगर आप लोग एनसीईआरटी पैटर्न पे सब क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटेगा नहीं। अब तो बिहार बोर्ड काफ़ी आसान कर दिया है दोस्तों आप लोगों को। 10 नंबर है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। तो विद्युत फ्यूज जो काम करता है दोस्तों वो करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव से, ठीक है। तो याद जैसे होता है ना कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे, उसी तरह से यहाँ पे विद्युत फ्यूज जो काम करता है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो 10 का ए। चलिए 11 देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है आप लोगों को कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है दोस्तों, उसको हम लोग वो बन जाता है विद्युत चुंबक। क्या है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में, ठीक है, रख दिया जाए तो क्या बन जाता है, तो वो विद्युत चुंबक बन जाता है। तो याद रखिएगा 11 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर। बोला जा रहा है कि 1 किलोवाट आवर तुल्य है, 1 किलोवाट नहीं किलोवाट घंटा, ठीक है, तुल्य है। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, या फिर 36 पे 5 को जीरो, ठीक है, या फिर ऐसे भी बोला जाता है 36 गुने 10 के पावर 5, ठीक है, जूल। यहाँ पे 6 है तो ये नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो आवश्यक है दोस्तों वो क्या है, तो यूरेनियम का प्रयोग करता है ना नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो याद रखिएगा 13 का सी, यूरेनियम का। जानते होंगे दोस्तों परमाणु बम सब में जैसे एटम बम सब बनाता है, नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का ही प्रयोग होता है। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं कि जल से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर जल का जो अपघटन होता है वो H2 और O2 मुक्त होता है। तो H और O के आयनों का अनुपात क्या होगा। देखिए जल H2O होता है, अगर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जल अपघटन हो जाता है, किस किस में, तो H2 और O2 में। तो H और O के आयनों का जो अनुपात अगर बोला जाए आप लोगों को तो ये हो जाता है दोस्तों 2:1 के रूप में, ठीक है। तो 14 का सी आप लोग याद रखिएगा। 15 देखते हैं दोस्तों कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना तथा पचाना जो है ना, सॉरी भोजन तथा पचना तथा पकाना जो किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, तो ये है आपका उपचयन अभिक्रिया, याद रखिएगा दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया होता है। तो 15 का सी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है आप लोगों को यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण Fe+H2O बनता है Fe3O4+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि रासायनिक समीकरण दिया गया है एक Fe+H2O जो बनता है Fe3O4 और H2, ठीक है, को संतुलित करने पर जल में जो अणुओं की संख्या होगी। ये इक्वेशन दिया गया है, अगर दोनों को हम संतुलित करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे Fe3 है तो 3 F है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे H2 है 2 गो है और यहाँ पे O4 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपका 4 लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपका दोस्तों 4 है तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। तो 4 ऑक्सीजन हो गया, सॉरी 4 यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया 8। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 2 ही पूरा है तो यहाँ पे 4, तो दोनों जगह 4 4 लगाए ना, तो ये होगा आपका जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगा। तो उससे उत्तर यहाँ पे 16 का सी याद रखिएगा। बैलेंस करना था दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। 17 नंबर है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये परिभाषा है दोस्तों किसका, तो ये है क्लोरोक्षार प्रक्रिया का, ठीक है। क्लोरोक्षार प्रक्रिया का क्या परिभाषा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोरोक्षार प्रक्रिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, चीनी का आणविक सूत्र क्या है, तो C12H22O11। तो याद रखिएगा 18 का सी। 19 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। बोला जा रहा है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो है दोस्तों, जैसे आप पता होगा आप लोगों को कि हर चीज़ का अलग अलग पीएच मान होता है। तो हमारे शरीर का पीएच रेंज जो होता है ना हमारे शरीर का, ठीक है, जैसे पेशाब का 6 होता है दोस्तों, शुद्ध जल का मतलब
सात होता है क्योंकि वो उदासीन होता है। उसी तरह से हमारे शरीर का जो पीएच रेंज होता है ना, वो कितने के बीच होता है, तो वो आप लोग को बताना है। तो वो होता है दोस्तों 7 से लेकर 7.8 के बीच में। ठीक है, हमारे शरीर का पीएच रेंज, तो याद रखिएगा आप लोगों को 19 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। 19 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोग को मिल जाएगा, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और विजिट कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।